एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 7 जजों के बेंच में एक जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले के खिलाफ अपना वोट दिया है और 6 जजों, चीफ जस्टिस सहित, और गवई साहब, जस्टिस गवई भी उसमें थे, उन्होंने फैसला सुनाया है कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण हो सकता है। राज्य चाहे तो वर्गीकरण कर सकती है। ये पहली बार ऐसा हुआ। इसके पहले 2004 में भी इस पे सुनवाई हुई थी, लेकिन उस समय जजों ने कहा था कि एससी एसटी आरक्षण का बंटवारा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, ओबीसी के आरक्षण का बंटवारा पहले ही कर दिया गया। 341 शेड्यूल कास्ट के लिए और 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए। क्या है इसके मायने? शेड्यूल कास्ट का पूरा जो रिजर्वेशन है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर है। क्या यह फैसला संविधान सम्मत है? यदि है तो कैसे, और नहीं है तो आगे अब सरकार, समाज और राजनीतिक दलों के पास क्या है विकल्प? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जाने माने कानूनविद प्रोफेसर एडवोकेट सुरेश माने साहब हैं। पूरा अध्ययन कर इन्होंने पूरा एक प्रेस नोट भी जारी किया है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों और कैसे। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम प्रोफेसर जी। मामला आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद खुल चुका है। दरअसल मामला इस तरह पहुंचा कि 2005 में इसी तरह का मामला जी सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश को शेड्यूल कास्ट के बंटवारे को लेकर पहुंचा था। पहले हैदराबाद हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में जी। और तब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी और शेड्यूल कास्ट को 4 तबकों में बांटा गया था, ए बी सी डी, और 4 तबकों में बांटकर आरक्षण भी 4 टुकड़ों में बांटकर उनके हिस्से में दिया था। और उसके कारण शेड्यूल कास्ट में आपस में टकराव, खींचतान, कौन बड़े डब्बे में जाएगा, कौन छोटे डब्बे में जाएगा, इसी तरह का परस्पर द्वेष, विद्वेष, अविश्वास का माहौल पैदा हुआ। इसी बैकग्राउंड में ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के सामने पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस तरह की शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का बंटवारा नहीं हो सकता और शेड्यूल कास्ट के तबके का भी बंटवारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये तर्क दिया था कि तर्क ये था कि शेड्यूल कास्ट की जो सूची है वो पार्लियामेंट बनाती है, राष्ट्रपति उसके ऊपर मोहर लगाता है और उसके बाद उस सूची में किसी को भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं होता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार को करना है तो फिर उसी तरह से पार्लियामेंट के सामने जाना पड़ता है, फिर राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है और फिर दोबारा वो एक्सरसाइज होता है, और राज्यों को ये अधिकार ही नहीं था। ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि वो 341 जो आर्टिकल शेड्यूल कास्ट के बारे में है, वो शेड्यूल कास्ट का इस तरह का 4 तबकों में बंटवारा करने की इजाजत नहीं देता, वो गैर संवैधानिक है। इस तरह का फैसला दिया। अब इसी को लेकर फिर ऐसे विषय को लेकर पंजाब सरकार ने एक कानून बनाया और उसमें उन्होंने कुछ तबकों को तवज्जो देकर शेड्यूल कास्ट का कुछ प्रतिशत आरक्षण उनके लिए चिन्हित किया गया। मामला पंजाब हाई कोर्ट में पहुंचा। पंजाब हाई कोर्ट ने उसको सही ठहराया। जब वो मामला पंजाब सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आया अपील में, एसएलपी में, तब सुप्रीम कोर्ट के इस 2020 के 5 जजों के खंडपीठ ने बिल्कुल 2005 का फैसला था उसके विपरीत फैसला देते हुए कहा कि शेड्यूल कास्ट का 4-5 तबकों में बंटवारा हो सकता है, उनके आरक्षण का बंटवारा हो सकता है। और उसके पीछे जो तर्क दिया, तर्क ये था कि आरक्षण के कारण एक शेड्यूल कास्ट में भी पढ़े लिखे को एक ऊपर वाला तबका डेवलप हो चुका है और वो सारे आरक्षण का फायदा उसी को मिलता है। इसी कारण
कुछ जातियां शेड्यूल कास्ट के ब्लॉक में भी पिछड़ी रही गई है, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ी है, लेकिन अति पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, इसके कारण उसके लिए एक क्लासिफिकेशन करना होगा, अलग व्यवस्था करनी होगी। और ये 5 जजों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि ऐसा कोई गैर संविधानिक नहीं है, ये बिल्कुल संविधानिक है। तो 2005 का फैसला और 2020 का फैसला, 2020 का फैसला पंजाब के मामले में दविंदर नाम के केस में आया था। तो ये दो मामले जब परस्पर विरोधी हो गए तो सही कौन सा मामला, इसको लेकर कानून के प्रोसीजर के मुताबिक ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा जज वाले बेंच के सामने, हालांकि 2005 का बेंच 5 जज का था, 2020 का दविंद्र सिंह वाला वो भी 5 जजों का था, इसलिए बड़ी संख्या वाले जज के पास भेजा गया। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में 7 जजों की खंडपीठ बनाई और 7 जजों की खंडपीठ ने वो बहस सुनने के बाद आज उसके फैसले का डिक्लेरेशन किया। वो जजों में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है और 6 जज एक तरफ है, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट जज जो महाराष्ट्र के गवई है, और एक बेला त्रिवेदी है, उन्होंने ही डिसेंटिंग जजमेंट दिया। बेला त्रिवेदी के जजमेंट की हम पहला चर्चा इसलिए करें क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी जी इन्होंने कहा कि 2005 का फैसला सही था। आर्टिकल 341 के अंदर शेड्यूल कास्ट की सूची में हम छीटाकशी नहीं कर सकते, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्लियामेंट सम्मत होती है, उसका प्रेसिडेंट को असेंट होता है, सहमति होती है, इसलिए राज्यों को उसमें कोई छेड़खानी का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए शेड्यूल कास्ट का तबकों में बंटवारा करना, उनके आरक्षण का बंटवारा करना, ये संविधान संगत नहीं है, संविधान तर्क संगत नहीं है। लेकिन जो बाकी 6 जजेस रहे, पाठक जी थे, शर्मा जी थे, गवई है, फिर दूसरे जो 2-3 जजेस हैं और डीवाई चंद्रचूड़ है, इन्होंने उसके विपरीत फैसला देते हुए कहा कि 2005 का फैसला गलत है और 2020 का जो दविंदर सिंह मामले वाला फैसला है वो सही है। और फिर उसका उन्होंने तर्क वही दिया जो 2020 के सुप्रीम कोर्ट के केस में दिया है कि जो आरक्षण जिस मकसद के साथ दिया जाता है वो पिछड़ों को एक अगड़ों में लाइन लाना, उनके लिए कॉम्पिटिटिव जोन बनाना, स्पेस बनाना, एक मौका बनाना। लेकिन आरक्षण का ही तबका, उसमें एक ऊपरी तबका डेवलप हो चुका है और निचले वाले तबके को उसका बेनिफिट मिलता नहीं है। हालांकि ये जो बात है ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात है, ये नॉर्मल सोशियोलॉजी के सोशल डिस्प्यूट की बात है, ये कोई लीगल बात नहीं थी क्योंकि उसके कोई आंकड़े बिकड़े अभी तक नहीं आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का शिकार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और ये बात मानते हुए आज जो फैसला दिया कि अब केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी शेड्यूल कास्ट साथ साथ शेड्यूल ट्राइब का मामला अभी तक नहीं आया था, तो शेड्यूल ट्राइब को भी उसके साथ जोड़ा और ये दोनों तबके के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार जितने कंपार्टमेंट चाहे उतना बना सकती है और फिर आरक्षण का प्रतिशत भी उन कंपार्टमेंट के हिसाब से बंटवारा होगा और फिर उसके हिसाब से केंद्र के स्तर पर अथवा राज्य के स्तर पर जो जातियां अत्यंत पिछड़ी होगी उसका श्रेणी के अनुसार 1, 2, 3, 4 या ABCD इस कंपार्टमेंट में समावेश किया जाएगा ताकि सबसे कमजोर जाति को आरक्षण का फायदा मिले। इस तरह की लॉजिक या तर्क इस जजमेंट के पीछे दिया है। अब इसका परिणाम एक बहुत बड़ा है। परिणाम ये है, जो लीगली परिणाम में पहले उसकी चर्चा कर रहा हूं, कि अब ये केंद्र और राज्यों के ऊपर छोड़ा है कि केंद्र किस तरह से उसका इस्तेमाल करेगा और राज्य सरकारें उसका किस तरह से इस्तेमाल करेगी। कितने टुकड़ों के बाटे में, आंध्र प्रदेश का ABCD का मॉडल था, 4 में बांटेगी, 5 में, 3 में, 2 में, ये सरकारें तय करेगी।
अब ये बंटवारा करते वक्त क्या सचमुच साइंटिफिक प्रक्रिया होगी? इसके लिए डेटा लगेगा, उसके लिए स्टैटिस्टिकल डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसका जिक्र आज के जजमेंट में है। तो ये डेटा इकट्ठा करने के बाद उन जातियों का ऐसे कंपार्टमेंट में बंटवारा किया जाएगा। उसमें एक अच्छी बात है कि पहले कोर्ट कहता था कि हम नहीं कह सकते, डेटा इकट्ठे करो। अब ये जजमेंट में कम से कम ये पॉजिटिव साइड है कि ये जजमेंट में बंटवारे के लिए डेटा की जरूरत है। तो केंद्र और राज्य सरकार को डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और उस डेटा के आधार पर बंटवारा करते वक्त साइंटिफिक प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, रैशनल प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे बंटवारे को चुनौती मिलेगी अदालत में, और अगर गैर साइंटिफिक तरीके से बंटवारा किया है तो बंटवारा भी रद्द हो सकता है। इसलिए आसान भी नहीं है कि इतना बंटवारा करना। ये एक लीगल जटिलताएं हैं इस जजमेंट के कारण। लेकिन जो बड़ा और मोटा अर्थ ये है कि आज तक शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक को लेकर हर पार्टी अपने तरफ वोट बैंक झुकाने के लिए शेड्यूल कास्ट की वोट बैंक की राजनीति करती रही है। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग राज्यों में केंद्र के लेवल पे भी वोट की राजनीति की है। तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों ने भी, तेलुगु देशम पार्टी में, इन्होंने ये कई बार कहा है कि हम बंटवारा करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में, इन्होंने तेलंगाना में इस विषय को लेकर एक बड़ी रैली की थी और उस रैली में यह आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम ये शेड्यूल कास्ट का बंटवारा करके रहेंगे। अब ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स या नैरेटिव जिन्होंने बिल्डअप किया था कि हम शेड्यूल कास्ट का बंटवारा करेंगे, तो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे राजनीतिक नेताओं को एक ऊर्जा, एक ताकत मिल चुकी है। अब इसका परिणाम लीगली आप आरक्षण के भाषा में कह सकते हो कि निचले तबके वालों को आरक्षण चाहिए, लेकिन इससे शेड्यूल कास्ट आज तक जो आरक्षण के नाम पे इकट्ठा रहता था, शेड्यूल ट्राइब जो आरक्षण के नाम पे इकट्ठा होकर लड़ता था, संघर्ष करता था, अब ये इकट्ठा होने की प्रक्रिया रोकने का भी ये एक षड्यंत्र का मामला है। राजनीति में ये षड्यंत्र के लेवल पे गया है। शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी ने आर्ग्यू किया या नहीं, ये पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जजमेंट 565 पेज का है, 565 पेज का जजमेंट है, काफी लंबा है और इसने अलग अलग जजों ने अपने जजमेंट लिखे हैं। तो इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। लेकिन हालांकि मुझे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस, इनकी टिप्पणी वो जजमेंट में थोड़ी देखने को मिली है कि उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है कि इसका राजनीतिक लाभ के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा नहीं उठाया जाएगा। ऐसी टिप्पणी उनकी एक जगह मैंने देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति के जो धुरंधर है वो ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने देंगे, बल्कि इस जजमेंट का जमकर भारतीय जनता पार्टी या शेड्यूल ट्राइब को तोड़ने वाले लोग जमकर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तेमाल करेंगे। और एक तरफ ना नौकरियां है, ना पदोन्नति का आरक्षण है, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टीकरण है, लेकिन आरक्षण के लिए घमासान कानूनी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में चलता है। लेकिन यहाँ एक अजीब वाली बात है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर 2011 से अनेक मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसकी चिंता नहीं है, लेकिन इस तरह का मामला जो 2020 का है, उन्होंने 2024 में 4 साल के अंदर निपटाया। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कमाल है। माने साहब, इस संविधान का
आर्टिकल 341, 342 क्या कहता है? क्या यह डिसीजन एक डिजाइन है? सुप्रीम संविधान का जो धारा 341 और 42, 341, 342, ये एक सूची दर्शाता है कि इस देश में शेड्यूल कास्ट कौन है और शेड्यूल ट्राइब कौन है। उनकी व्याख्या की है। व्याख्या मतलब शेड्यूल कास्ट जो सूची में है वो शेड्यूल कास्ट अंडर 341, 342 के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब की सूची में है वो 342 के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब है। मैंने जो उसका जिक्र किया कि ये जो सूची है वो बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये किसी राज्य सरकार को नहीं है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को है। उसकी प्रक्रिया है 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट में उसके लिए बिल पास होना पड़ता है, फिर उसके लिए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की मुहर लगनी पड़ती है, तब ये वो जो 341 और 342 के अंदर वाली सूची का रूप लेता है। इसमें आज तक का कानूनी प्रावधान ये है, संवैधानिक प्रावधान ये है कि इस सूची में कोई टिंकर नहीं कर सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और इसी तर्क के आधार पर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण या उपवर्गीकरण को नकार दिया था। अब आज का जो लॉजिक सुप्रीम कोर्ट देता है वो थोड़ा ना समझने वाला लॉजिक है कि सबसे नीचे वाले तबके। तो अब सुप्रीम कोर्ट का हेतु क्या है एक अलग बात है, जो आपके सवाल के साथ जुड़ा है। लेकिन क्या राजनीतिक दल, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें इसको लेकर, भले सूची एक रहेगी 341 और 342 के अंदर, लेकिन उसके कुछ ग्रुप बनाए जाएंगे, उसके कुछ कंपार्टमेंट बनाए जाएंगे, और एक कंपार्टमेंट बनाने का अधिकार नेचुरली केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को मिलता है। जब राज्य और केंद्र ये सूची बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे, सूची का ग्रुप बनाएंगे, तभी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। तो राज्य में जहां शेड्यूल कास्ट, ये जो कहते हैं ना यूपी में जाटव गैर जाटव राजनीति, महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट गैर बुद्धिस्ट राजनीति, तमिलनाडु में परैया गैर परैया राजनीति, आंध्र तेलंगाना में माला वर्सेस अदर्स, ये शेड्यूल कास्ट के अंदर अभी आपस के टकराव पूरे देश में बढ़ने का सवाल है। ये पंजाब हो, हरियाणा में भी ये पहले हो चुका है, लेकिन इस जजमेंट के कारण ये ज्यादा टकराव बढ़ने की आशंका पूरे तौर से दिखती आ रही है। अब रहा आपने जो सवाल उठाया कि यही डिजाइन को लेकर महाराष्ट्र में भी कुछ, हमारे महाराष्ट्र में एक मांग नाम की शेड्यूल कास्ट की जाती है जी। उन्होंने अपनी मांग कई सालों से लगाई थी। अब उनकी मांग को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वर्तमान जो गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट किया, और महाराष्ट्र में एक सब कैटेगराइजेशन के लिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसने एक कैटेगराइजेशन के लिए सब कमेटी बनाई है। तो बीजेपी की मंशा क्लियर है कि अगर शेड्यूल कास्ट में फॉरवर्ड तबका, जो खास करके अम्बेडकराइट है, जो थोड़ा मिलिटेंट है, वोकल है, एग्रेसिव है, कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करता है, और बाकी दलित हिंदुत्व के एजेंडे में समेट जाते हैं, तो बीजेपी के लिए ये जजमेंट बहुत फायदे वाला होगा, क्योंकि इस जजमेंट का इस्तेमाल करके जो हिंदू दलित है उनको अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी। और उसका परिचय हमने तेलंगाना में खुद प्राइम मिनिस्टर की एक रैली के माध्यम से देखा था, और इसलिए ये मामला अब जजमेंट के बाद बढ़ेगा। तो आपका सवाल उसी के साथ जुड़ता है कि रियली इट सीम्स टू बी अ डिजाइन। सर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे इसका क्या क्या फर्क पड़ा है? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ कोई बंटवारा नहीं होगा, यहाँ कोई बंटवारा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इनडायरेक्टली पार्टियों ने बंटवारा किया है अपने लेवल पे। महाराष्ट्र में जैसे 4 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं,
तो एक बुद्धिस्ट को देंगे, एक शेड्यूल कास्ट की दूसरी जात है उसको देते हैं, तीसरी को तीसरी देते हैं, चौथी जात को चौथी देते हैं। बाकी बचे हुए 54 है जातियां महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में टोटल 59 है शेड्यूल कास्ट की। तो 4 जातियों में ही वो आरक्षण खट जाता है। इवन एजुकेशन और नौकरी का भी आरक्षण 4 जातियों तक ही सीमित होता है। आखिरी जो जाति है 50 नंबर की, तुरी नाम की कास्ट है महाराष्ट्र में, तुरी, उसको कोई जानता नहीं, उसकी 0.1% भी आबादी नहीं है। अब उसके खाते में बेचारा क्या जाएगा? ये हर स्टेट का हाल होगा। और इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर कोई बंटवारा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन का बंटवारा करना ना केंद्र सरकार ना पार्लियामेंट की बस की बात है, ना राज्य सरकारों की बात है। इसको वो वैसे ही चलाते रहेंगे। सर, न कोई आंकड़ा है न कोई डेटा है, और जहां तक जानकारी है कि रिजर्वेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में, और न बिना किसी आंकड़े के ये इस तरह का निर्णय। पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कहती कि भाई डेटा दीजिए, है ना, स्टेट वाइज डेटा दीजिए। दूसरा, इतना मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल एक्सीडेंट तो देख ही रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन का रिपरकशन है। और एजुकेशन बर्बाद है, एकदम भट्ठा बैठ गया है, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक का। तो इस पे कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है कोर्ट की ओर से, राज्य जो मर्जी करते हैं। प्रोफेसर जी, आपके सवाल अपनी जगह पे सही है, अपने जगह पे सही है। सचमुच में लगता है जल्दबाजी में फैसला किया है, जल्दबाजी में, बिना इसको गंभीरता से सोचे। क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी का अगर जजमेंट पढ़े, आज मैंने उसको ग्लांस किया, डिटेल में तो पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें जो रीजनिंग नजर आती है वो चीफ जस्टिस या बाकी जजेस इंक्लूडिंग जस्टिस गवई, इनके जजमेंट में वो रीजनिंग नजर नहीं आती है। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या होगा, इसका इशू तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना 2005 में आया, ना 2020 के दविंदर सिंह के केस में आया, ना अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्यान में रखा। ये आपकी बात बिल्कुल जायज है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखने वाले लोग थे समर्थन में कैटेगराइजेशन के, उनको आंकड़े देना चाहिए थे, मांगने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो डेटा लेना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा कि इन जनरल जो परसेप्शन है, जो सोशो पॉलिटिकल लेवल का है, वो सोशो पॉलिटिकल लेवल के परसेप्शन के आधार पर लीगल मामले को निपटाया नहीं जा सकता। लीगल मामलों को निपटाने के लिए के आधार पर जजमेंट नहीं लिखा जा सकता। तो लीगल मामलों को निपटाने के लिए लीगल तथ्यों की जरूरत होती है, सबूतों की जरूरत होती है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कहा है। जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का डेटा स्टेट वाइज वो मांगना जरूरी था, हर स्टेट को कंपेल करना जरूरी था। अब मुझे नहीं लगता है कि जजमेंट में इस तरह का कोई डेटा नजर आता है, तो ये जल्दबाजी में दिया हुआ फैसला है। परिणाम ज्यादा तकलीफ वाले होंगे। हो सकता है वर्तमान सरकार इसको लागू करेगी, बीजेपी की सरकारें और बाकी अन्य सरकारें भी इसको लागू करेंगे। अब इसलिए ये मामला बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तौर पर एक पेचीदा मामला बनकर भविष्य में उभरेगा। एक अध्यादेशी रास्ता है जिसके थ्रू इसको निरस्त किया जा सकता है। क्या पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस? नहीं, लेकिन ये सरकार तो कोई अध्यादेश निकालकर इसको निरस्त नहीं करेगी। नंबर 1, बिल्कुल निरस्त नहीं करेगी। दूसरी बात, बीजेपी चाहेगी कि इसको लेकर लोग विरोध करें, लोग विरोध करें तो कहेंगे देखो ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे। बीजेपी को 2 तरह का हथियार मिल जाएगा। हथियार कैसे मिल जाएगा कि देखो हम अति पिछड़ों का उद्धार करना चाहते हैं, जो कि हिंदुत्व के नाम पे कहां से कुछ ना नौकरी है, ना एजुकेशन है, ना पैसा है, उद्धार कैसे होगा? रेटरिक में नहीं, उनके हिसाब से हिंदुत्व के पाले में आना ही उनका सबसे बड़ा उद्धार है। अच्छा। उनको नौकरी ना मिले, उनको आरक्षण ना मिले, एजुकेशन ना मिले, बस हिंदुत्व के नाम डी क्लास तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड है।
क्लास 3 भी प्राइवेटाइज ज्यादा हो चुका है आउटसोर्सिंग से। इसीलिए मैंने कहा कि सारे सवाल अपने जगह पे सही है, इसके बावजूद फैसला देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा ना कि बहुत जल्दबाजी में, जिसको हेस्टी डिसीजन कहा जाता है, बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है। इस विषय को जुड़े हुए और सारे मामले थे। अब इसमें आपने जैसा कहा कि सिविल सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड करना कैसा चाहिए, तो इसके लिए एक खुद बाबा साहब अम्बेडकर का एक 1954-55 का राज्यसभा का एक भाषण है। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि आरक्षण दो मकसद के साथ मैं चाहता हूँ। एक उसका रोजी रोटी का मामला है, भागीदारी का मामला है, और दूसरा कि आरक्षण के कारण ये बिखरे हुए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इकट्ठे तो होंगे, इनका कास्ट टू क्लास तो बढ़ेगा, कास्ट टू क्लास बनेगा, इसलिए तो इकट्ठे होंगे। अब इस जजमेंट के कारण अंबेडकर को यहाँ चोट पहुंचती है, सीधे अंबेडकर के विचार के ऊपर चोट पहुंचती है कि अंबेडकर, तुम्हारा गेम प्लान था इनको इकट्ठा करने का, हमारा गेम प्लान है वैसे हमने पहले जाति के नाम पे तोड़ा है, अब इनके वर्ग बनाकर भी हम तोड़ के रहेंगे। तो एक तरफ नव भारत का निर्माण, नव भारत के राष्ट्र का निर्माण, और उसमें इंसानों का बंटवारा जाति और वर्ग के नाम पे, ये दोनों चीजें परस्पर विसंगत है। एक आखिरी सवाल, ईडब्ल्यूएस कोटा सैक्रोसेंट है, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है, कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता। हाँ, ये भी मामला है कि ईडब्ल्यूएस के लिए वहां कोई वर्गीकरण नहीं है, वहां खुला कंपार्टमेंट है, कोई भी आ जा सकता है। अब ये एक तरफ ये ईडब्ल्यूएस के लिए कंसेशन है कि आप इसमें कोई भी आ जाओ भाई, उसमें अगड़ा पिछड़ा हम कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, उसमें तो अगड़ा ही है, वो तो सिर्फ सवर्ण के लिए है, उसमें पिछड़ा थोड़ी है, खाली अपर कास्ट के लिए। अपर कास्ट में कौन किसका खा रहा है, इसमें कोई चर्चा नहीं। हाँ, तो वही ना, अपर कास्ट में हम सारे अपर कास्ट मानते हैं, उसमें कोई अगड़ा और पिछड़ा नहीं मानते, लेकिन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में हम अगड़ा और पिछड़ा मानते, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में अगड़ा और पिछड़ा मानते। यही एक दोहरी नीति है जो संविधान के साथ विसंगत है। यहाँ स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान है ना, इस प्रिंसिपल का ये उल्लंघन है कि ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कोई वर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लिए आपको वर्ग बनाने की जरूरत है। पहले से वो जाति से नाम से टूट चुके हैं, उनको फिर भी अब जाति के साथ वर्ग नाम पे तोड़ना, ये एक दूसरी कोशिश है। और इसी का मकसद मैंने कहा कि ये सीधा बाबा साहब अम्बेडकर के प्लान के ऊपर, रणनीति के ऊपर चोट करने के लिए, राजनीतिक लोग आज तक चोट करते थे, हम समझते थे, लेकिन अब कानूनी रूप से भी चोट होने लगी है। हालांकि वो आरक्षण बाबा साहब के नाम पे ही दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब के विचार को ध्वस्त करने के लिए। शानदार बातचीत के लिए माने साहब शुक्रिया। और दोस्तों, माने साहब हैं, इसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे जरा समझिए। नौकरियां नहीं है, उस पर कोई आंदोलन नहीं, कोई चर्चा नहीं, 3-4 खत्म हो गया। एजुकेशन का बंटाधार है, आपकी अंग्रेजी एजुकेशन के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं करेगी, नीट के लिए कोई प्रयास नहीं होगा कि आपके बच्चे कैसे फ्री में कोचिंग पढ़े, लेकिन आप लड़ते रहिए कि मेरा वो खा गया, मेरा वो खा गया, अभी तक कोटा पूरा नहीं हुआ है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। चलो, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।